देखिए खास बात। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक के साथ नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश कोचरेकर और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजकुमार शर्मा। आप सभी जानते हैं पंडित राजकुमार शर्मा एक जगह विख्यात राज ज्योतिषी है। साथ ही साथ पिछले साल भर में उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक भविष्य जो बयां किया है वो बहुत बड़ी मात्रा में जस का तस सच होते हुए नजर आया है। पंडित जी, सभी की निगाहें आपके ओर लगी है। आपका स्वागत है लेमन न्यूज में और भविष्यवाणी में। कुछ घंटे बचे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के फैसले आने के लिए, लेकिन सबसे पहले पूरी देश की निगाहें जहां पर लगी हुई है वो राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के पहले हम देखेंगे कि पंडित राजकुमार शर्मा की भविष्यवाणी के लिए जिस तरह से राजनेता ललायित हुए हैं उसी तरह से बड़ी मात्रा में लेमन न्यूज के दर्शक भी। पंडित जी, पिछले एक साल से आप ये कहते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा पर केसरिया लहराएगा। बाला साहब ठाकरे का जो शिवशाही का सपना था वो सच होते हुए नजर आएगा। लेकिन शायद जिस दिन चुनाव घोषित हुए उस दिन की अगर हम बात करें तो उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी का गठबंधन जो है वो टूटा, शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जो है वो भी टूटा। तो क्या गलत मौके पर चुनाव की घोषणा हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो लेमन न्यूज़ के दर्शकों को मेरा शत शत प्रणाम। बहुत दिनों के बाद हम लोग इस शो को शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी शुभेच्छा ज़रूरी है। और अब आपने जो सवाल किया है उसके लिए एक बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि नियति को कोई नहीं टाल सकता। दुनिया इधर की उधर आ जाए, आपको याद होगा कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हुए थे। शनि और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमा, पिता पुत्र होने के बावजूद भी वो अलग हैं। इसलिए जो अस्थिरता मंगल के साथ में चंद्र की स्थिति, जो अस्थिरता उन दिनों थी वो अस्थिरता राजेश जी अभी तक कायम है। उस अस्थिरता को मैं बार बार ये अस्थिरता के बारे में, ये रेस्टलेसनेस के बारे में, चंद्रमा के साथ जब बुध कंजाइन होता है, ये रेस्टलेसनेस जो है वो आम आदमी के भीतर, पार्टीज के अंदर, और शनि और मंगल जो है वो मासेस को रिप्रेजेंट करता है, मंगल राजनीति को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जब शनि के साथ में मंगल और शनि के साथ में सूर्य बैठा हुआ है तो डेफिनेटली एक इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा, एक अस्थिरता जो है आम आदमी के जिंदगी में और राजनेताओं के
राजनीतिक पार्टियों में वो कायम होती हुई दिखाई देती है। ना टूटने वाली चीजें टूट जाती हैं, ना जुड़ने वाली चीजें जुड़ जाती हैं। जिस तरह आपने देखा कि युति टूटी, अगाड़ी टूटी और उसके साथ साथ में बहुत से गठबंधन जो जुड़ने वाले थे वो ना हो सके। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिलते मिलते नहीं मिल पाए। तो ये सब चीजें जो है ग्रह दशा में एक अस्थिरता और असुरक्षिता का माहौल बना हुआ था। इसके कारण ये सब उथल पथल हुआ, जिसके कारण भगवा फड़केगा इसके बारे में भी चर्चा करनी बहुत अनिवार्य है, विश्लेषण करना। पंडित जी, मैं आऊंगा उसी विषय के ओर, लेकिन क्या देखिए, अब इन दिनों जो सर्वे को लेकर काफी अटकलें लग रही है, सर्वे को लेकर सोशल मीडिया हो या आम नागरिकों में भी चर्चाएं चल रही है। क्या ये सर्वे को लेकर जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, ये जो आंकड़ों का खेल होगा कितना महत्वपूर्ण होगा इस चुनाव में? देखिए राजेश जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा जब नरेंद्र मोदी खड़े थे तो यही आंकड़े 220-240 से ऊपर नहीं बढ़ रहे थे, मगर भविष्यवाणी में पंडित राजकुमार शर्मा ने आपके माध्यम से पूछे हुए सवाल का उत्तर दिया था कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा पार करेंगे। तब ये एग्जिट पोल कहां गए थे? कोई भी एग्जिट पोल एक्सेप्ट वन, कोई भी एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी को संपूर्ण बहुमत नहीं दे रहा था। सिर्फ लेमन न्यूज के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के, इस मंच के माध्यम से हमने नरेंद्र मोदी को 300 से ज्यादा सीटें दी होंगी, अगर आपको याद है तो वो 300। अगर आप एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल एक अंदाजा है, एग्जिट पोल एक वो कल्पना है जिसके ऊपर आप 70 से 80% निर्भर कर सकते हो। यानी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये तो वो लोग बोल रहे थे कि तोड़ मरोड़ कर बनेगी, हंग पार्लियामेंट होगा, नहीं। मगर चाणक्य और पंडित राजकुमार शर्मा यहां लेमन न्यूज के माध्यम से कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सूर्य की तरह पूरे विश्व को रोशनी देंगे। आपको अगर याद हो पंडित जी, ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो क्या महाराष्ट्र की स्थिति क्या होगी? सरकार किसकी होगी? उद्धव की होगी या फिर नरेंद्र मोदी की होगी? देखिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी अपनी आभा, अपनी रोशनी, अपना प्रकाश पूरे विश्व में फैला रहे हैं, 22 की जगह 34 रैलीज करते हैं। एक परिश्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रह दशा भी कभी कभी परिश्रम का सहारा लेती है मित्रों। हम डेफिनेटली बाला साहब ठाकरे को समर्पित श्रद्धांजलि की तरफ भगवा फड़कता हुआ देखना चाहते हैं और चाहते थे, और मेरी भविष्यवाणी भी थी। मगर जिस तरह का वातावरण बना, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, नरेंद्र मोदी की कुंडली, राजनाथ की कुंडली, नितिन गडकरी की कुंडली, इन सब कुंडलियों का और महाराष्ट्र की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि इस वक्त जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 75 to 80% सच होगा। भारतीय जनता पार्टी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बट इफ यू से कि दे विल क्रॉस 144 सीट्स, मेरे एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस में कहीं ना कहीं नवग्रह मुझे ये इजाजत नहीं देते कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पार करते हुए देख रहा हूं। अगर आपको याद होगा, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। यस, मुझे इस कुंडली में साफ साफ नजर आता है, क्योंकि इस वक्त बुद्ध की प्लेसमेंट देखते हैं। तो मेरा एकदम दूसरा सटीक सवाल ये है, क्या देखिए जिस तरह से ये शिवसेना और भाजपा का गठबंधन टूटा, युति जिस तरह से बिखरी टूटी, एक दूसरे के ऊपर कई सारे लांछन भी लगाए इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने, क्या उद्धव की शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस की भाजपा इकट्ठे आ पाएगी? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने, और इस सवाल का उत्तर बहुत से दर्शक बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की वृश्चिक राशि 6/4/1980, शिवसेना 17/6/1966, मिथुन राशि तुला लगन, शनि की महादशा शिवसेना की चल रही है। शनि में इस वक्त बुद्ध की महादशा चल रही है, बुद्ध में केतु चल रहा है। शनि, बुध और केतु, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो सूर्य की महादशा, उसमें गुरु की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य मतलब प्रकाश, गुरु मतलब कहीं ना कहीं धर्म भी आपको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, अगर आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बना जाएगी, मैं कतई इसमें यहां पर उनको कहीं ना कहीं अपना पुराना मित्र शिवसेना याद करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 115 या 120 सीटें लेकर जाती है तो बाकी की 25 सीटें कहां से लाएगी? डेफिनेटली वो एनसीपी के साथ या कांग्रेस के साथ तो हाथ नहीं मिलाएगी। अपना मित्र, हिंदुत्व का सहयोगी
उन्हीं को साथ में लेना पड़ेगा। उसमें बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाएंगे। ठीक है, गठबंधन नहीं हुआ, दो भाई भी एक दूसरे के साथ रूठ जाते हैं और वो वापस मिल जाते हैं जब भी कोई फेस्टिवल होता है। तो चुनाव एक फेस्टिवल है और कल उस फेस्टिवल की दीपावली है और ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे। क्या ये शिवसेना और बीजेपी में बहुत बड़ी मात्रा में फर्क होगा या थोड़े ही आजू बाजू में रहेंगे? बहुत ही सटीक सवाल आपने किया है। आपको एक बात का आश्चर्य होगा कि जो मेरी गणना है तब भी मैं कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से प्रभावित हुआ, क्योंकि 125, 130, 135, 140, 150 इस तरह के आंकड़े सामने नजर आए तो आज कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी विद्वान हो वो डेफिनेटली उसमें फंस जाता है जी। मगर कहीं ना कहीं 4-5 ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 110 से ज्यादा नहीं दे रहे। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 110 से 115 मैक्सिमम 118 सीट देते हुए अपने ग्राहों की कुंडली के हिसाब से देख रहा हूँ। और राजेश जी, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो आदित्य ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन पंडित जी, आदित्य ठाकरे के पास मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक है। जैसे पंडित जी आप आए तो दर्शकों का हमसे जुड़ना, संपर्क करना शुरू हुआ है, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम बहुत बड़ी मात्रा में दर्शकों को मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। लेकिन स्वप्निल भोसले जो है वो थाने से हमसे जुड़े हैं। स्वप्निल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हेलो स्वप्निल जी, कट गया उनका शायद उनका संपर्क जो है वो खंडित हो गया। पंडित जी, जहां तक बात है आदित्य ठाकरे के पास मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे आपसे ये पूछना है। तो आपने डिफरेंस मांगा था, डिफरेंस पूछा था, तो ये जो स्विंग होगा ना जी, भारतीय जनता पार्टी 115, 118 और ये स्विंग होगा जो 80 से 85 सीट शिवसेना, यानी 15 से 20 मैक्सिमम 20 से 22 सीटों का स्विंग होगा। इसलिए कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को, पंडित जी चलो मानते, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे जी। बिल्कुल जो फासला होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं पंडित जी, देखिए जिस तरह से ये गठबंधन टूटा, जिस तरह से युति टूटी, तो हालांकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी में जो चल रहा था वो सभी को पता था, क्योंकि डीसीएम यानी उप मुख्यमंत्री के बारे में मुख्यमंत्री कुछ बता रहे थे, मुख्यमंत्री के बारे में उप मुख्यमंत्री कुछ बता रहे थे, मीडिया को बता रहे थे, तो उनके बीच में जो संबंध थे वो बहुत ही मधुर थे, ये पूरे राज्य को पता है। लेकिन जिस तरह से युति टूटी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उद्धव बाल ठाकरे और देवेंद्र गंगाधर फडणवीस, ये दो जो दिग्गज नेता है महाराष्ट्र के रीजनल पार्टी के यानी क्षेत्रीय पार्टी के, शिवसेना के और भाजपा के, इनमें सबसे किसकी कुंडली तकलीफदेह साबित हुई युति के लिए? देखिए यहाँ ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, इसमें आरोपित होने की आशंका है। जी जी जी। और मुझे आप धर्म संकट में डाल रहे हैं। नहीं, फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हम कुंडली का अभ्यास करते हैं तब उद्धव की कुंडली का और अगर हम देखते हैं और फडणवीस के कुंडली को अगर हम देखते हैं, इसमें मैं इन दोनों को एक तरफ रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की कुंडली 6/4/1980, 17/6/1966, कहीं ना कहीं शनि और सूर्य की महादशा भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है और शिवसेना की शनि की महादशा लगी है। मैं इन दोनों नेताओं को बिल्कुल आरोपित नहीं करूंगा और खुद भी आरोपित नहीं होना चाहूंगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कुंडली और शिवसेना की कुंडली को ही आरोपित करूंगा। कहीं ना कहीं ये दोनों कुंडलियों को अगर हम मैच करते हैं, उन दिनों की ये 50 दिनों की अगर हम विश्लेषण करते हैं, कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से चैनलों के माध्यम से या कहीं ना कहीं अखबार के माध्यम से कि अस्थिरता और अकस्मात टूटना पॉसिबल है, पर तब भी कहीं ना कहीं कमल या भगवा यानी ये दोनों एक जगह पे खेल सकते हैं, वो विधानसभा है। आरोपित मैं इन दो कुंडलियों को करूंगा, ना कि उद्धव और देवेंद्र की कुंडली को। जी पंडित जी, अभी देखिए जिस तरह से हंग असेंबली की बात चल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी को, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि जो गठबंधन को लेकर, युति को लेकर या सत्ता बनाने को लेकर आंकड़ों का खेल होगा और ये आंकड़े के खेल के जो माहिर समझे जाते हैं वो लोग जो है वो तुरंत इस खेल के खिलाड़ी बन जाएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आंकड़ों के खेल के या एक दूसरे के संबंधों की लेन देन की बात है, तो मेरे नजर के सामने आ रही है पंकजा मुंडे, बाला नांदगांवकर और मिलिंद नार्वेकर। ये तीन जो लोग ऐसे हैं, तीन पार्टियों के, कि जो
आकर आंकड़ों का खेल खेल सकते हैं, जो संबंधों की लेन देन को जो है उसमें वृद्धि ला सकते हैं? किसका पलड़ा भारी रहेगा? हाँ, ये बहुत सुंदर सवाल है और इसका उत्तर भी मेरे पास बहुत ही सुंदरता से सजा हुआ पड़ा है प्लेट में। जब हम पंकजा मुंडे की कुंडली का अध्ययन करते हैं जी। तो पंकजा मुंडे जो है वो उसकी आप विडंबना देखिए, 26/7 यानी 26 जुलाई उसका जन्मदिन है, और उद्धव की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 27/7 जी सालों का फर्क जरूर है, सालों का फर्क जरूर है। वो बच्ची है, उद्धव जो है वो 1960 में पैदा हुए हैं। तो इन दो कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो सिंह लगन है इन दोनों कुंडलियों का। तो ये दोनों कुंडलियों का सिंह लगन होने के कारण उद्धव ऐसे कहते हैं कि ये मेरी बहन है, इसको अगर किसी तरह की तकलीफ होगी तो मैं आगे आऊंगा, और मैं इसके ऑपोजिट कोई भी शिवसेना का उम्मीदवार खड़ा नहीं करूंगा। अगर आपको ये क्या याद इसी है, का कारण है? इसी का कारण है कि वो कंपैटिबिलिटी इतनी सुंदर है। गोपीनाथ मुंडे की सपुत्री बाला साहब ठाकरे के दिल में, उद्धव ठाकरे के दिल में, रश्मि ठाकरे के दिल में अपनी एक जगह बना चुकी है, एक सत्ता बना चुकी है। और एक बात बहुत बढ़िया है कि एक जमाने में प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे ऐसी तलखियों को, ऐसी इनडिफरेंसेस को, ऐसी मिसकम्युनिकेशंस को दूर करने के लिए मातोश्री का दरवाजा खटखटाते थे। आज वो दिन आ गया है कि जब गोपीनाथ, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की जो पुत्री है वो कहीं ना कहीं मातोश्री का दरवाजा खटखटाएगी, और कहीं ना कहीं फिर ये दो रंग जो हैं उसमें भी भगवा है, इसमें भी भगवा है, कमल और भगवा जो है वो इकट्ठे खड़े होकर सरकार बनाने में कामयाब होंगे। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 2-3 दिनों से उद्धव ठाकरे की भाषा और शिवसेना की भाषा में भी कुछ नरमी आप आई है। और दूसरा व्यक्ति जो आपने बोला है मिलिंद नार्वेकर, मित्रों यहां पर मिलिंद नार्वेकर की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, एक तो सबसे पहले सुंदर बात यह है कि मिलिंद नार्वेकर आगे आने वाले दिनों में इस प्रांत का उप मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी सुंदर कुंडली है, पिछले 10 सालों में प्रगति की तरफ बढ़ता हुआ। और यहां तक मेल मिलाप की बात है तो ये दोनों बच्चे डेफिनेटली अपने बड़ों को मनाने में कामयाब होंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो है वो फिर कुछ मीटिंग्स के बाद में सत्ता में एक दूसरे के सहयोगी होंगे। कहीं ना कहीं बीएमसी में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में जुड़े हुए हैं, थाना में जुड़े हुए। ये नाखूनों के साथ में जुड़ा हुआ जो आपका हाथ है, कैसे नाखून अलग कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। पंडित जी, अभी जो अगला मेरा सवाल है, देखिए इस बार जिस तरीके से चुनाव हुए, हर एक दल को अपनी अपनी शक्ति नापने का, अपनी अपनी शक्ति आजमाने का एक मौका मिल गया है। फिर शिवसेना की बात हो, भाजपा की बात हो, मनसे की बात हो तो अकेले ही चलते हैं, कांग्रेस की बात हो या राष्ट्रवादी की बात हो, इन सारी पार्टियों की कवायद में क्या महाराष्ट्र को महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है? देखिए, आज हम अगर संपूर्णतः ग्रह दशा की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसके ऊपर भी बहुत पेचीदगियां होंगी। 19 तारीख के बाद राजेश जी, 19 तारीख यानी कल के बाद, एक जमाने में जर्मनी के चांसलर बनाने में 1 महीना लगा था, कुछ इस तरह की नेक टू नेक पोजीशन में 2 पार्टियां थी। यहां पर भी सरकार बनाने के लिए 26 तारीख के बाद सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जो शपथ लेगा, मैं यहीं पे बोल देता हूं कि वो 27 या 28 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ लेगा। अब आपने महिला मुख्यमंत्री की बात करी तो डेफिनेटली मुझे इमीडिएटली महिला मुख्यमंत्री आती हुई दिखाई नहीं देती। हाँ, महिला जो है वो इस संगठन को कहीं ना कहीं जोड़ सकती है, एक दूसरों को जोड़ सकती है, उसका नाम पंकजा मुंडे है, और कोशिश भी हो सकती है कि वो आप मुख्यमंत्री बने। पर आयु और तजर्बा, आयु और एक्सपीरियंस, इन दोनों की वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़े से नंबर उनको कम मिले। मगर आगे और भी 2 लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस है, विनोद तावड़े है, नितिन गडकरी है, इनकी कुंडली का जब हम पंडित जी बिल्कुल सही, मैं आऊंगा नितिन गडकरी की ओर। नितिन गडकरी जो है दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी के पास जो स्टार प्लेयर्स हम कह सकते हैं राजनीति के, उनमें से एक है नितिन गडकरी, जिनके पास विजन है, जिनके पास काम करने का हौसला है। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखेंगे, क्या नितिन गडकरी महाराष्ट्र में आने के आसार आपको दिख रहे हैं? आपने बहुत सुंदर सवाल किया और मेरे मुंह की बात छीन ली। आज अगर हम तजुर्बे की बात करें जी, 1995 में जब भारतीय लेकिन वो तो कहते हैं कि मुझे नहीं आना है। देखिए, यहां महाराष्ट्र को एक सुशासन करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है।
वो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र को प्यार करते हैं, महाराष्ट्र में उन्होंने प्रगति दिखाई है, महाराष्ट्र में उन्होंने ग्रोथ दिखाई है। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अंदर एक अगर पुल का काम कर सकते हैं कोई, तो वो डेफिनेटली नितिन गडकरी के सिवाय, पंकजा मुंडे के सिवाय तीसरा आदमी मुझे नजर नहीं आता राजेश जी। डेफिनेटली मैं तो सबसे पहला नाम जो है वो नितिन गडकरी का लूंगा और दूसरा नाम देवेंद्र फडणवीस का लूंगा। क्या इन सारी कवायद में देखिए एक शख्स है कि जिसके बारे में हमें सोचना होगा और बात भी करनी होगी, उसका नाम है विनोद तावड़े। विनोद तावड़े इतनी तेज रफ्तार से इन सारी चीजों में आगे निकलते हुए दिखाई दिए, लेकिन जैसे गठबंधन टूटा तो भले लोग कुछ कहे, उसके लिए जो अंदरूनी लोग हैं उन्होंने उनको भी जिम्मेदार ठहराया। क्या विनोद तावड़े आने वाले दिनों में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाएंगे? देखिए, विनोद तावड़े की कुंडली बहुत ही सुंदर है और आगे आने वाले दिनों में एक बात तय है कि आई सी हिम द एटलीस्ट होम मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। मुख्यमंत्री की पदवी शायद उनको अभी समय लगे, मगर राजेश जी विनोद तावड़े जो हैं आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली अगर विदर्भा बनता है तो विनोद तावड़े विल बी द ओनली पर्सन हु विल बी नॉमिनेटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, बिकॉज देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो विदर्भा बनाने के जिद पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ नेता और भी सीनियर नेता उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। आगे आने वाले दिनों में आंध्रा की तरह यहाँ पर भी विदर्भा अगर बनता है तो विनोद तावड़े विल बी द चीफ मिनिस्टर, नो डाउट एट ऑल इन फ्यूचर, क्योंकि उनकी कुंडली जब देखते हैं, गुरु की प्लेसमेंट, शनि की प्लेसमेंट देखते हैं, तो डेफिनेटली पहले 3 बड़े नेताओं में विनोद तावड़े का नाम आता है। तो उसमें कभी भी किसी वक्त भी किसी की भी किस्मत चमक सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो मुझे अगर मैं नंबर दूं तो डेफिनेटली 80 नंबर देवेंद्र फडणवीस को दूंगा, 80 नंबर नितिन गडकरी को दूंगा, विनोद तावड़े को 50 नंबर दूंगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। जी पंडित जी, अब जो है सबसे सटीक सवाल, जिस सवाल के ओर सभी की निगाहें लगी हुई है, हालांकि मुझे मुख्यमंत्री बनना है ऐसे जिन 4 लोगों ने कहा, उनमें तो स्वयं पृथ्वीराज चौहान जो फिर एक बार सत्ता में आना चाहते हैं, नारायण राणे जो कभी भी देखो तब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अगले लम्हे इस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाऊं, अजीत पवार और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे। हालांकि अभी मैं उद्धव ठाकरे जी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं 3 प्रबल दावेदारों की बात करूंगा, पृथ्वीराज चौहान, नारायण राणे और अजीत पवार का भविष्य आने वाले विधानसभा को लेकर क्या होगा? आने वाले विधानसभा को लेकर सबसे पहले तो इनकी पार्टी का भविष्य आपने देखा किस तरह का है, एग्जिट पोल देखे, और डेफिनेटली भाग्य अपनी चाल चलता है, ग्रहदशा अपना खेल खेलती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर स्थिति की बात करें और पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो उनको शायद विलास पवार जो काका विलास वहां पे हैं उनसे और अजिंक्य पाटिल से लड़ना पड़े और कहीं ना कहीं वो खुद कहीं जीत की तरफ जाते जाते कहीं नीचे ना लुढ़क जाएं। यहाँ तक राजनीति की बात करें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं 35 से 40 सीटों तक संतोष करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनाने की बात तो आप छोड़ ही दो। अभी अजीत पवार की बात करें तो डेफिनेटली एनसीपी की बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस का जन्म 1/1/1978 कांग्रेस इंदिरा का जन्म हुआ दिल्ली में, इंदिरा कांग्रेस जब बनी। एनसीपी का जन्म 27/5/1999 को श्री शरद पवार जी ने किया। और इन दोनों की कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस वक्त ये दोनों 5 सीटों के स्विंग करेंगे, 35-40 35-40 इन दोनों को सीटें मिलेगी। तो यहाँ तक मुख्यमंत्री बनाने का सपना है, उसके लिए उनको डेफिनेटली 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मगर राजेश जी एक बात तय है, एक बात आप जरूर यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ आपकी इजाजत से, कि यहाँ पर अगर आप ये पूछेंगे कि जो भी सरकार बनेगी उसकी आयु कितनी होगी तो उस पर मैं रोशनी डालनी चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस अस्थिरता से युति टूटी, जिस अस्थिरता से आगाड़ी टूटी, डेफिनेटली जब आप किसी से झगड़ा करते हो तो मलाल दिल में रहता है और कहीं ना कहीं वो मलाल, वो इंडिफरेंसेस, वो कहीं ना कहीं कसक दिल में रहती है। इसलिए जो चीज अस्थिरता के ऊपर कायम होती है, कहते हैं ना कि ठीक तो करते नहीं बुनियाद ना हमवार को, दे रहे हैं गालियां गिरती हुई दीवार को। एक बात तय है, ये अस्थिरता कायम रहने के बाद मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार 3 साल के पूरे करे। महाराष्ट्र में कुंडली के मुताबिक जब चुनाव हुए, आज जब हम वर्णन कर रहे हैं, चंद्रमा कर्क राशि में है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बिटवीन 2.5 ईयर टू 3.5 ईयर
मिड टर्म पोल होने के योग बनेंगे। जी पंडित जी, इन सारी ये जो सारी पिक्चर अगर हमने देखी है, पूरा चित्र अगर हमने देखा महाराष्ट्र के सत्ता का या महाराष्ट्र के राजनीति का, तो एक शख्स को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और उस शख्स का नाम है राज ठाकरे। राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे का भविष्य क्या होगा? ये एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 2 होंगे, 3 होंगे। इसके पहले भी जब 2009 में उनको एग्जिट पोल ने जो संख्या दिखाई थी वो भी इतनी संतोषजनक नहीं थी। लेकिन राज ठाकरे, मनसे और बाला नांदगांवकर, इनका भविष्य क्या होगा? देखिए, आज के दिन अगर हम राज साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं जी। तो मैं ये बहुत बार कहते आया हूँ। पिछले दिनों जब उनकी आपस में बातचीत उद्धव के साथ हो रही थी तभी भी बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए, मगर एक बात तय है कि राज ठाकरे डेफिनेटली महाराष्ट्र की प्रगति के लिए तत्पर हैं। एक ऐसा सूर्य है जो आज नहीं तो कल उगेगा। मगर इस चुनाव की बात करें तो डेफिनेटली मैं राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 12 से 15 सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकता हूं। कहीं ना कहीं उनको इन्हीं सीटों के साथ में संतुष्टि करनी पड़ेगी। मैक्सिमम 12 से 15 सीट्स उनको मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 सीट राज ठाकरे को मिल सकते हैं। हालांकि ये पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी कितनी सच होती है ये देखना होगा, क्योंकि पिछले साल जब पंडित जी ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी को 300 से ज़्यादा सीटें मिलेगी, यानी उनके पार्टी को, तब स्वयं मैंने भी पंडित जी के साथ सहमत होना पसंद नहीं किया था। लेकिन हालांकि पंडित जी की भविष्यवाणी सच हुई। अब पंडित जी ने ये कहा है कि भाजपा और शिवसेना में बहुत बड़ा फर्क नहीं रहेगा और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री होगा वो इस गठजोड़ की राजनीति को संभलने वाला और संवारने वाला शख्स होगा, वही इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। कौन मुख्यमंत्री होगा ये समझने के लिए कुछ घंटे बाकी है। पंडित जी, भविष्यवाणी में आप आए और इन सारी चीज़ों पर आपने रोशनी डाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्यवाणी के इस भविष्य के साथ ही हम यहीं पर रुकते हैं। फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी दिन इसी वक्त। शुक्रिया। गवर्नर की जो एक भूमिका होती है किसी भी प्रदेश में, खासतौर से वो देखी जाती है कि वो सिर्फ एक मात्र अगस्त हो या 26 जनवरी हो, राज्यपाल उस राज्य का संविधानात्मक सक्रिय राजनीति में रहे। इस भूमिका में वानप्रस्थाश्रम मानता हूँ और इसलिए काम करते रहना सलाह। देखिए खास बात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक के साथ